आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज 105.8 पिकोमीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। तो देखिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था परमाणु की संरचना वहाँ का है, परंतु फिर भी आ गया है तो हम लोग इसको करेंगे। तो एक फार्मूला है हमारा, उसे फार्मूले के आधार पर हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और कैसे करेक्ट है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ा था Rn प्रोपोर्शनल टू n²/z, जहाँ पर जो R है हमारी ये एक तरह से कक्षा की त्रिज्या है, और n मतलब नंबर, कौन से नंबर की कक्षा है। और यहाँ पर देखिए n नंबर ऑफ कक्षा है यहाँ पर, तो उस नंबर ऑफ कक्षा को हम बोहर ऑर्बिट कहेंगे। तो किस बोहर ऑर्बिट में, तो थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर नंबर n का मतलब नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट या कक्षा है ऑर्बिट, और z एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो ये हमारा फार्मूला है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, और इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। आप देखें यहाँ पर जो लिथियम है हमारा Li+2, तो उसके थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज, तो हीलियम के लिए n बराबर 2 है, और कह रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2। तो Li के लिए बोहर ऑर्बिट की संख्या 3 है, तो इसलिए n की जगह 3 लिखेंगे, और हीलियम के लिए बोहर ऑर्बिट सेकंड है, इसलिए n की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला है Rn प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो R3 Li+2 की 3 बोहर ऑर्बिट की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है यानी रेडियस, तो R3 लिखा है थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए, और n की जगह, और Li की है तो Li+2 लिख दिया अपान सेकंड बोहर ऑर्बिट हीलियम की दिया है, तो इसलिए R2 लिखा है, हीलियम के लिए He+ लिखा इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए n, तो Li ऊपर है, Li के समानुपात है, इसलिए Li के लिए थर्ड बोहर ऑर्बिट है, इसलिए n3 लिखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपान नीचे z लिखा है, तो Li के लिए z की वैल्यू z Li+2 इंटू। अब यहाँ पर देखें हीलियम के लिए जब लिखेंगे भाग में नीचे ये बटे में है, तो ये z ऊपर चला जाएगा, इसलिए z हीलियम आयन अपान ये नीचे आ जाएगा, और सेकंड बोहर ऑर्बिट थी हीलियम आयन में, तो n2 लिखा है, इसका स्क्वायर किया। अब देखिए R3 Li+2 अपान ये दिया है हीलियम आयन के लिए सेकंड बोहर ऑर्बिट 105.8 पिकोमीटर इक्वल टू। अब यहाँ पर थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात है Li के लिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया अपान Li के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, 3Li7 लिखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि Li+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हमें परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर लिखना है। तो 3 होता है तो 3 लिख दिया इनटू। अब यहाँ पर हीलियम का 2He4 होता है फार्मूला, जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। तो 2He4 में 2 नीचे लिखा जाता है तो एटॉमिक नंबर है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया। 2 बोहर सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 लिख दिया। सॉल्व किया तो आ गया R3 Li+2 के लिए 158.7 पिकोमीटर। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
in actinoid series is greater and gradual than that in lanthanide series due to। तो कह रहा है कि जो एक्टिनाइड है इनमें बाएं से दाएं चलने पर यानी वर्ग में चलने पर, ग्रुप में चलने पर बाएं से दाएं साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन दैट इन लैंथेनाइड, लैंथेनाइड की तुलना में। कहने का मतलब ये है कि एक्टिनाइड में लैंथेनाइड की तुलना में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर आवर्त सारणी में साइज ज़्यादा तेजी से गिरता है। इसका कारण क्या है ये हमको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो फोर्थ विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है 5f ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये हम एनसीईआरटी में पढ़ भी चुके हैं कि जो 5f हमारा कक्षक है उसके लिए जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो आवरण प्रभाव है वो कम होता है। जब आवरण प्रभाव कम होता है तो क्या होता है कि बाहर का इलेक्ट्रॉन भी आसानी से नाभिक खींच लेता है, क्योंकि आवरण ढका कम है तो इसका मतलब उसके आकर्षण का प्रभाव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक है, इसलिए उसको खींच लेता है। इसलिए साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एक्टिनाइड में ज़्यादा लैंथेनाइड की तुलना में। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए सॉल्यूशन। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ 5f ऑर्बिटल्स दियर शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। जो 5f ऑर्बिटल है यह लार्ज साइज का होता है क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। f हमारा सबसेल है, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि विपरीत चक्रण के 1-2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट है पहला कि Cr+2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn+3 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। जो हमारा Cr+2 है ये ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, जबकि Mn+2 हमारा अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि स्कैंडियम+3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है स्कैंडियम+3 हमारा अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखा जाता है तो इसमें प्रतिकर्षण प्रभाव होता है, रिपेल्ड यानी दूर भागता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सबसे सटीक है उसको हमें चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो इन दोनों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cr+2 की बात हो रही है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन तक तो लिख लेंगे, तो Ar डायरेक्ट लिख दिया और फिर 3d4 हमारा होगा, यानी D सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो देखिए कह रहा है कि Cr+2 इज रिड्यूसिंग एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज फ्रॉम D4 टू D3। तो ये D4 से D3 में चेंज हो सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसको समझिए कि कैसे है। तो देखिए यहाँ पर 3d4 है। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d3 बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इसका निकला है किसी दूसरे के पास जाएगा और जिसके पास भी जाएगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो निगेटिव की अधिकता मतलब पॉजिटिव की कमी, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और घटना ही हमारा अपचयन है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा।
ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए Mn+3 के केस में क्या है कि Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्योंकि Mn+2 जब बना तो Mn+2 जब है तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का लिख के 3d5। आप जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s में पूरा लिखेंगे तो लास्ट में 3d5 आएगा। मतलब d ऑर्बिटल्स में या d सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब चूंकि 3d5 है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसमें, Mn+2 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करेगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। जब दे नहीं सकता तो दूसरे को अपचयित नहीं कर सकता, यानी रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर में रहेगा। इस बात को समझना है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। चूँकि Mn+2 में ये आधे भरे हुए कक्षक हैं तो जाहिर सी बात है कि Mn+3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ताकि चूँकि इसमें 2 है इसमें 3 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे और निकल गया है तो 3d4 कंडीशन होगी। तो जब 3d4 कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है कि 3d5 करना चाहेगा स्टेबिलिटी के कारण, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय लेना पसंद करेगा। जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कि उसमें पॉजिटिव बढ़ेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। ये बात निकल के सामने आई है। तो इस प्रकार से ये बात समझ में हमको आई। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब देखिए स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में क्या है कि स्कैंडियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आर्गन की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है और आर्गन में पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं, यानी पूरा जो है भरा हुआ कक्षक रहेगा। जब भरा हुआ है इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पेयर मतलब दो है, दो का मतलब डाया, तो इसलिए डाया मैग्नेटिक बिहेव करेगा। और डाया मैग्नेटिक बिहेव करने वाले जितने भी एलिमेंट या आयन हैं वो रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें पूरे इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने हैं। तो अब जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन की तो वो खींचेंगे नहीं बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे कि हमें जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ। तो इसलिए डायमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों है ऐसा वो हमने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट कौन सा है ये हमको बताना है। तो सेकंड वाला आंसर हमारा इनकरेक्ट है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड्स आयन आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था में कह रहा है जितने भी ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड हैं, मतलब 3 संयोजकता है जिनकी, 3 वैलेंसी है जिनकी, वो सब कलरलेस होते हैं। ये चीज हमारी गलत है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं। और कह रहा है एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। तो कह रहा है कि जो हमारे एक्टिनाइड हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, और तब और ज़्यादा क्रियाशील हैं जब हमारा क्या होता है कि फाइनली डिवाइड हो, यानी बहुत छोटे छोटे बुरादे के रूप में टुकड़े हों। एक्टिनाइड contraction is greater than element to element than lanthanide contraction, resulting from poor shielding by 5f electrons। कह रहा है एक्टिनाइड का संकुचन ज्यादा होता है लैंथेनाइड की तुलना में, क्योंकि इसका
आवरण प्रभाव कम होता है, शील्डिंग प्रभाव कम होता है 5f इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। एक पॉइंट ये निकल के आया। कह रहा मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आयन आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट इन द एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है बहुत सारे त्रिसंयोजकी लैंथेनाइड आयन ऐसे हैं जो रंगीन होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो और चाहे द्रव अवस्था यानी पानी के साथ घुलनशील अवस्था में। लैंथेनाइड्स आर टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर। जो लैंथेनाइड होते हैं वो टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं लैंथेनाइड। तो जितने भी विकल्प थे वो हमारे सब आ गए। तो कुल मिलाकर के जो लैंथेनाइड है उनमें से ज़्यादातर जो त्रिसंयोजी लैंथेनाइड है वो ठोस अवस्था में और जलीय विलयन में कलर्ड प्रभाव देते हैं यानी रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछ रहा है इसलिए सही हो जाएगा, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। और जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो हमने सॉल्यूशन में पढ़ लिया है, इसलिए बार बार उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चूज द राइट ऑप्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, सही विकल्प को हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्यों है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि बोथ रिएक्शन फर्स्ट एंड 4 आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है फर्स्ट और 4। कैसे, KClO3 है, डिकम्पोज मतलब अपघटन। अब देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है फिर भी पूछा जा रहा है तो हम लोग समझते हैं। तो टूटने वाली रिएक्शन, तो देखिए टूट रहा है KClO3 KCl और O2 में। और यहाँ पर भी देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस टूट रहा है PbONO2 और O2 में, इसलिए ये दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसमें देखिए और आगे देखते हैं रिएक्शन 2 and 3 बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाइल रिएक्शन सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड और थर्ड दोनों ही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है। जैसे Cr2O3 में Cr को हटा करके Al आ रहा है, Al2O3 बन जा रहा है, यानी प्रतिस्थापित कर दे रहा है। प्रतिस्थापन रिएक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो Cr को Al प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी प्रकार Fe+2HCl में FeH को डिस्प्लेस करके FeCl2 बना ले रहा है, प्लस H2 निकल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए Cr चूंकि मेटल है और मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर Fe आ रहा है, डिस्प्लेस H2 हो रहा है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन के रूप में हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए हमारा सेकंड सही होगा, क्योंकि क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है Al के थ्रू। तो इसलिए ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि क्रोमियम मेटल है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इसलिए थर्ड गलत होगा, जबकि दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। कह रहा है जिरकोनियम Z जिसका 40 है यानी एटॉमिक नंबर, और हॉफनियम Z जिसका 72 है, हैव सिमिलर एटॉमिक आयनिक रेडियाई भी कहा जाए। तो दोनों की देखिए एटॉमिक नंबर इसका जिरकोनियम का 40 है, हॉफनियम का 72 है, लेकिन फिर भी एटॉमिक आयनिक रेडियाई दोनों की बराबर है यानी सिमिलर है, एक जैसी है। तो ऐसा क्यों है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों चूंकि लैंथेनाइड हैं और लैंथेनाइडों में संकुचन होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा संकुचन हुआ होगा इसकी तुलना में, तो इसलिए ये संकुचित होकर के इस लेवल पर आ गया
इसलिए दोनों के आयनिक रेडियाई सिमिलर हो गए। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कुल मिलाकर लैंथेनाइड में क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी जो संकुचन का प्रभाव है उसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। काजेस द रेडियाई ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकंड सीरीज। इसका प्रभाव ये होता है कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व हैं उनकी जो त्रिज्या होती है वो वेरी सिमिलर बहुत ज़्यादा समान हो जाती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर के। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है कि द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जिरकोनियम 160 पिकोमीटर है जबकि हाफनियम की 159 पिकोमीटर है। इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो किसका प्रभाव है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट गलत वाला पूछ रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि थर्ड वाला विकल्प हमारा गलत है। कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट द सेम। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, यही हमारा गलत है। तो इसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 इज +6 होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है और 2 माइनस यहाँ पर लगे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के -8 होगी। 2 लगे हुए हैं पहले से तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर -6 बचेगा। -6 को बैलेंस करने के लिए इसको +6 होना पड़ेगा, तो इसलिए क्रोमियम की +6 होगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं Cr2O7-2 की अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा इसको निकालें तो क्रोमियम 2 है तो 2x लिख देंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 और 7 है तो -14 हो जाएगा। इक्वल टू 2 -2 लगा हुआ है तो -2 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू ये -14 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +6 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम ही है। इसका निकालेंगे तो x इसको मान लेंगे -8 हो जाएगा बराबर -2, तो x इक्वल टू +6 हो जाएगा। दोनों का देखिए 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, जबकि इसमें कह रहा है नॉट द सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट सारे सही हैं, जो सही है उनको देख लेते हैं। तो कह रहा है द ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स आर नोन फॉर दियर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू दियर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो कह रहा है जितने संक्रमण धातुएं हैं और उनके कंपाउंड हैं, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं और बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट करते हैं एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये बात सत्य है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन मेटल की, पीछे पड़ चुके हैं एनसीईआरटी में, तो करेक्ट है। अब देखिए कह रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HC एंड Rn आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। ये भी सही है। इंटरस्टिशियल का मतलब अंदर जो जैसे बहुत सारे कंचे रख दे जाएं खेलने वाली गोली, तो उनके बीच में छोटी छोटी जगह रह जाती है, वहाँ पर छोटे एटम्स
भर दिए जाएं, जैसे सरसों के दाने भर दिए जाएं, तो इस प्रकार जो तैयार होगा उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें खाली जगह होती है, वहाँ पर छोटे छोटे एटम भर जाते हैं, इस प्रकार से हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब Cr+2D4 इज ए स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2D6 इन वाटर। तो पानी में अगर दोनों को डाल दिया जाए तो हमारा Cr+2 इज ए स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट, ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि D3 स्थित बनाता है, T2G पावर में 3 ऊपर हमने पढ़ा है, तो D3 स्थित बनाएगा। तो D3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दूसरे को प्राप्त होगा, जिसको भी प्राप्त होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, और घटने को ही अपचयन या रिडक्शन बोलते हैं। इसलिए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है Fe+2 की तुलना में। Fe+2 भी हालांकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के D5 बनाना चाहेगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन D3 वाली कंडीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है D5 की तुलना में, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए क्रोमियम आयन जो है Cr+2 ज़्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा Fe+2 की तुलना में इन वाटर यानी पानी में। और एक कारण पानी में और भी हो सकता है कि हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन हो सकता है छोटा हो। ये जब लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब पता चलेगा, और पीछे हम इसको पढ़ भी चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, कह रहा है द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो मैग्नेट और परमैग्नेट दोनों आयन चतुष्फलकी होते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब 4 फलक होते हैं, 4 पृष्ठ होते हैं चारों ओर। तो चतुष्फलकी होता है, ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। तो इसका कारण है पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। तो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैग्नीज के d ऑर्बिटल की जो पाई बॉन्डिंग है वो आपस में ओवरलैप कर जाती है, यानी एक के ऊपर एक रख जाती है, जैसे एक पेज के ऊपर हम एक पेज रख दें। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेट है और परमैग्नेट है, ये दोनों चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल बिहेव शो करते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट देखिए, मैग्नेट और परमैग्नेट की बात हो रही, तो मैग्नेट में MnO4-2। तो इसकी संरचना देखिए बनाई गई है, 2 पाई बॉन्ड है और ये एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और O- है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पाई बॉन्ड्स आर ऑफ D पाई P पाई टाइप, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये हमारे D पाई P पाई टाइप है। देखिए जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें केवल सिग्मा होता है बॉन्ड, और जितने डबल होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई होता है। तो केवल डबल की हम बात करेंगे तो इसी में एक D पाई और दूसरा P पाई बॉन्ड है यहाँ पर, क्योंकि जब हम Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब ऑक्सीजन का लिखेंगे तो P में जाएगा। आप करके देख लीजिए, इसीलिए D पाई P पाई कह रहा है। मैग्नीज के लिए D और ऑक्सीजन के लिए P, तो D पाई P पाई बॉन्डिंग है यहाँ पर। और पर मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट का फार्मूला होता है MnO4-2 और पर मैग्नेट का होता है MnO4-। तो इसको देखते हैं, ये देखिए फार्मूला बना दिया गया है। Mn 3 इसमें डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड्स आर ऑफ D पाई P पाई टाइप। यहाँ भी देखिए Mn में D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा और O में P में, इसलिए D पाई P पाई कह रहा है। तो इन बातों को समझिए। तो सिमिलर है चूंकि D पाई P पाई, इसलिए यहाँ पर हमारा मैग्नेट और परमैग्नेट दोनों टेट्राहेड्रल बिहेव शो करते हैं, यानी संरचना समान है, चतुष्फलकी है, क्योंकि दोनों में D पाई P पाई ओवरलैपिंग देखी जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है,
एक कैटालिस्ट है यानी उत्प्रेरक है और दूसरा प्रोसेस है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसको हमें मैच करना है। तो कौन सी मैचिंग सही है, तो फर्स्ट मैचिंग सही है हमारी। तो कह रहा है फर्स्ट में फर्स्ट का सी से मैचिंग है। V2O5 हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते थे, संपर्क प्रक्रिया। तो V2O5 हमारा SO2 के ऑक्सीडेशन से H2SO4 बना देता है। तो फर्स्ट का सी मैच है और सेकंड का डी मैच है। तो TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन में यूज होता है। सेकंड का डी हमारा करेक्ट। थर्ड का ए करेक्ट है। PdCl2 जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू इथेनल, एथाइन को इथेनल में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सब देखिए हम जब कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आएगा। अब देखिए आ जाता है 4 का बी हमारा करेक्ट है। जो निकिल कॉम्प्लेक्सेज है इसका ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में हेल्प करता है। तो V2O5 हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में यूज होगा। TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलाइन में एथाइलिन में यूज होगा। और PdCl2 हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू इथेनल में यूज होगा। और निकिल कॉम्प्लेक्सेज हमारे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन में यूज होंगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखिए ये सॉल्यूशन इसका आ जा रहा है, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। कह रहा है व्हेन न्यूट्रल आर फेंटली एल्काइंस KMNO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू X इज। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है। तो कुल मिला करके यहाँ से देखिए कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग इज, तो ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू, तो आयोडाइड कैसे कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पर देखिए फिर मिस्टेक समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर थर्ड विकल्प करेक्ट है, IO3 माइनस बन जाएगा। तो आयोडाइड आयन हमारा जो है वो IO3 में चेंज होगा when neutral or faintly alkaline KMNO4 is treated with potassium iodide। तो यदि हम सामान्य यानी न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलाइन यानी सूक्ष्म क्षारीय KMNO4 को पोटेशियम आयोडाइड यानी KI से ट्रीट करेंगे यानी रिएक्शन कराएंगे, तो आयोडाइड आयन हमारा IO3 माइनस आयन में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा यहाँ पर देख लें। KMNO4 की आयोडाइड आयन से रिएक्शन होगी, फेंटली एल्कलाइन मतलब OH माइनस, क्षारीय माध्यम का मतलब OH माइनस, तो यहाँ पर MnO2 बन जाएगा प्लस IO3 माइनस बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जब हम न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन KMNO4 की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड में I माइनस आएगा, K प्लस मतलब I माइनस की रिएक्शन करा दी गई क्योंकि KI को तोड़ेंगे तो K प्लस और I माइनस बनेगा, वो भी क्षारीय माध्यम है तो OH माइनस हो जाएगा। तो हमें MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O मिलेगा। यहाँ पर IO3 माइनस आयन प्राप्त होगा, यानी थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।